नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरी मोहन पर। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सच में ईरान ने अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट तैयार कर लिया है। क्या ईरान के पास सच में न्यूक्लियर बम है जिसकी वजह से इजराइल, अमेरिका और बाकी कंट्रीज खतरे में आ गए और एक डर के बावजूद इन्होंने उस पर झगड़ा या अटैक करने का प्रयास किया। तो इन सभी चीज़ों के अंदर हम आपको पूरा का पूरा ईरान का इतिहास बताएंगे कि असलियत में न्यूक्लियर पावर की या न्यूक्लियर बम बनाने की शुरुआत कहाँ से हुई, न्यूक्लियर डील्स का क्या रोल रहा। तो एक कार्टून के जरिए जैसे कि ये सच्चाई को बयां कर रहा है, अमेरिका कितना तगड़ा लाइव स्टॉक मदद करना चाहता था और मदद की भी थी एक लंबे अरसे तक ईरान की, ताकि ये सारी सुविधाएं प्रदान की जा सके। इसके बाद हम इंडिया का भी रोल बताएंगे, इंडिया का स्टैंड बताएंगे, अमेरिका के साथ में इंडिया का स्टैंड क्या है और ईरान को लेके क्या स्टैंड चल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमारा YouTube चैनल है IAS विद हरी मोहन। अगर आप इस पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपके पास इसी प्रकार की डिटेल वीडियोस मिलती रहें, तो आपको अपडेट करती रहे। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव सिलेबस, ऑनलाइन टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। उसके लिए आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर कॉल कीजिए। इस वीडियो का यदि PDF आपको चाहिए तो के मोहन सर के नाम से, करंट अफेयर्स बाय के मोहन सर के नाम से आप इसको अपलोड कर सकते हैं उस ID पर जाकर। टेलीग्राम पर ये ID है। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात, इस नक्शे को देखिए। नक्शे को देखकर बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। सबसे पहली चीज इसमें जानने लायक बात क्या है कि ईरान, यहां पर एक ये पूरा का पूरा ईरान है जिसका पूरा बॉर्डर इराक, सऊदी अरेबिया और यहां पर आपका ये सेक्शन आ जाता है स्टेट ऑफ हार्मोस। इसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इसके बाद यहां पर कैस्पियन सी आ जाता है। यहां पर जब आप थोड़ा सा दूर चलते हैं तो यहां पे इजराइल आपको दिखाई देगा। इजराइल असलियत में पूरी सपोर्ट अमेरिका की पाता है। कोई भी एक्शन अगर होता है इजराइल के द्वारा तो अमेरिका के कहने पर होता है। ज्यादातर जो सपोर्ट है इजराइल को अमेरिका से ही मिलता है, ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ईरान कहीं ना कहीं अपने इस्लामिस्ट वर्ल्ड को बढ़ाना चाहता है, इस्लामिक पावर को बढ़ाना चाहता है और शिया बेस्ड कंट्री है, क्योंकि ये तो जो सुन्नी कंट्रीज है उनका अपोज करता है, जिसकी वजह से डायरेक्ट इनका जो विद्रोह है वो सऊदी अरेबिया के साथ भी चल रहा है। इसी के साथ इनकी एक बार लड़ाई बढ़िया तरीके से इराक के साथ भी हो चुकी है और भी बहुत ज्यादा इनका जो डोमिनेंस है इसी चीज को लेकर बढ़ रहा है। इस बीच में इनके हमेशा से अच्छे संबंध पाकिस्तान के साथ रहे हैं और पाकिस्तान की सपोर्ट से, क्योंकि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, तो इनकी सपोर्ट से बहुत ज्यादा मदद प्राप्त करता है अपने बाकी चीजों को तैयार करने के अंदर। बावजूद इसके कि इस पर बहुत सारे सैंक्शंस 2013 में भी लगे, 2013 से पहले भी बहुत सारे सैंक्शंस लगे, बट उसके बावजूद ये कभी नहीं रुका। रीजन बहुत सारे हैं कि छुपकर जो अमेरिका का अपोज करना चाहते हैं वे छुपकर इसकी मदद करते हैं। इसी बीच में ईरान ने काफी भारी मात्रा में जितने भी सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, अलग अलग देशों के अंदर जाकर अपनी आतंकवादी जो बेसिकली इन देशों में जो भी एक्टिविटी चल रही है इसके अंदर इनके जो ग्रुप है, जो आतंकवादी संगठन है इनके, या दूसरे नाम पे कहें तो इनकी जो एक तरीके से आर्मी बना रखी है, वो आर्मी जाकर के इनको पूरी तरीके से सपोर्ट करती है और आतंकवाद को बढ़ने दे रही है, कम नहीं होने दे रही। तो इन चीजों को लेकर इजराइल हमेशा अवेयर रहता है, जिस वजह से ईरान पर नजरें रखी जाती हैं। इनकी जो बेसिकली एक तरीके से स्पाई कंट्रीज है, स्पाई सेक्शंस है, जासूस है, वो पूरी तरीके से यहां पर पूरी की पूरी मौजाक जो है पूरी नजर रखता है ईरान की एक्टिविटीज को लेकर। अब पॉइंट शुरू होता है कि सब चीजों की शुरुआत कहां से हुई। शुरुआत जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा ईरान का और अमेरिका का रिलेशन। और ये रिलेशन कब से जानना पड़ेगा? ये रिलेशन 1950 के बाद से जानना पड़ेगा। ये उस समय के जो है, यहां पर क्या नाम है, मोहम्मद मोसादेक, ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं 1953 के अंदर। जब ये 1953 में यहां पर थे तो इससे पहले अमेरिका जो था पूरा का पूरा ईरान के ऑयल सेक्शंस पर पूरा कंट्रोल रखता था। इसके अंदर जब ईरान ने मोसादेक जनाम के जो राष्ट्र प्रधानमंत्री बने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने आते के साथ ही काफी कठिन मतलब एक तरीके से ताकत से उसको रोकने की कोशिश करी कि किसी भी तरीके से दूसरे कंट्रीज हमारे ऑयल कंपनीज का बेनिफिट ना उठाए। उसके लिए इन्होंने क्या किया कि नेशनलिज्म कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। किसको नेशनलाइज कर दिया? अपनी ऑयल फैक्ट्रीज को, ऑयल कंपनी को नेशनलाइज कर दिया ताकि ये खुलकर उसे बेच सके। इस चीज को देखकर यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका और ब्रिटेन यानी ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया,
इसको इस पूरी की पूरी जो ऑलरेडी जो सरकार थी इसको ओवरथ्रो करने का डिसीजन लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले तक ईरान के साथ ही काफी अच्छे रिलेशन थे, क्योंकि सीधी सी बात यह है कि जब तक अमेरिका का, ब्रिटेन का अपना मंसूबा पूरा होता रहेगा, तेल इनको मिलता रहेगा, तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस दिन तेल मिलना बंद हो गया या कोई भी इन्होंने अपनी चीजों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करी, अमेरिका का नाराज होना वाजिब है, बिल्कुल आसान है कि वो नाराज होगा ही होगा। 1952 और 53 के अंदर ईरान के अंदर प्रॉब्लम्स आने लगी, तो क्या किया गया, वहां की जो मौजूदा हालात की सरकार थी, रजा सरकार थी, इन्होंने क्या किया, अमेरिका के खिलाफ जो एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी थी इसका नेशनलाइजेशन कर दिया। नेशनलाइजेशन करने के बाद इन्होंने क्या किया, तेजी से प्रोग्रेस करनी शुरू कर दी। इससे पहले क्या था कि ईरान के अंदर जो तेल कंपनी थी इसका 85% हिस्सा ब्रिटेन की सरकार मुनाफा खाती थी और बहुत खुश थी, जबकि ईरान के हिस्से में 15% आता था। वो बात भी है कि इस पूरी की पूरी कंपनी को सेटअप जो कराया था ब्रिटेन ने ही कराया था, लेकिन एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक आप उसकी बेनिफिट या क्वालिटीज को अपना सकते हो, उसकी चीजों को मुनाफा ले सकते हो तेल का, ये थोड़ी ना कि आप सारी जीवन लेते रहो। अब क्या हुआ कि 1951 के अंदर जैसे ही तेल का नेशनलाइजेशन हुआ, तेल बेचना शुरू हुआ, अमेरिका और ब्रिटेन लग गए इसको पलटने के लिए, तख्ता पलट करने के लिए। जैसे कि ईरान की जो इकोनॉमी थी ऑलरेडी बहुत बुरी तरीके से मुसीबतों से ग्रस्त थी, जैसे ही तेल का नेशनलाइजेशन हुआ देश में पैसा आना शुरू हो गया, धीरे धीरे पैसा तेजी से बढ़ने लगा। इस बीच में जो हैरी ट्रूमैन थे उन्होंने क्या किया, यहां पर तख्ता पलट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स की मदद ली और मदद लेने के बाद में इस गवर्नमेंट का तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट कर दिया यानी कूप कर दिया, इनको यहां से उतार दिया। किसको, रिजा पहलवी को। पहलवी यहां पर दो ही डायनेस्टी हुई है, दो ही डायनेस्टी यानी कि दो ही डायनेस्टीज ने रूल किया है। डायनेस्टी की पहला डायनेस्टी बात करें तो सबसे पहली डायनेस्टी थी यहां पर कजार वंश। कजार वंश ने एक लॉन्ग टाइम तक यहां पर रूल किया है, कहां पर, ईरान पर। इसके बाद कजार वंश के जाने के बाद पहलावी डायनेस्टी आई। पहलावी डायनेस्टी के दो ही राजा आए, दो ही शासक आए। पहला था रेजा शाह जो कि पिता था सेकंड वाले शाह का। पहले वाले शाह को गिराने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने हेल्प करी और उठाकर उन्हीं के बेटे को, किसको, उनका बेटा था मोहम्मद रजा शाह पहलावी। मोहम्मद रजा शाह पहलावी जो कि ये व्यक्ति है, इनके परिवार के साथ इनकी फोटो है, इनके साथ में क्या किया, रजा शाह पहलावी को उठाकर यहां का राजा बना दिया। रजा शाह पहलावी और मोजादेक जो थे दोनों मिलकर बहुत अच्छे सपोर्टर बन गए ब्रिटेन सरकार के, यूएस के सपोर्टर बन गए और इस बीच में इन्होंने पूरे ईरान के अंदर वेस्टर्नाइजेशन शुरू कर दिया। वेस्टर्नाइजेशन शुरू किया, धीरे 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 तरक्की हुई। इससे पहले की जो सरकार थी उसका कूप किया था 1953 के अंदर और उसको सरकार को पलट दिया था, जिसके अंदर मोज़ादेक की थ्योरी को फ्लॉप बताया गया। इस बीच में सीआईए के द्वारा, यानी कि सीआईए जो इनकी एक तरीके से एजेंसी है, ब्रिटेन और अमेरिका के अंदर सेक्शन है जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है, इन्होंने अपना स्टेशन बना रखा था और ये पूरी तरीके से नजर रखती थी कि क्या बदलाव है। कॉमन सी चीज ये कि अर्निंग का साधन था ईरान, अर्निंग का साधन था अमेरिका के लिए, अर्निंग का साधन था ब्रिटेन के लिए। अब इन्होंने क्या किया, जब तख्ता पलट किया, तख्ता पलट करने के बाद मोहम्मद रजा शाह पहलावी जो है यहाँ के राजा बन जाते हैं। ये बहुत अच्छे से अमेरिका को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने के बाद में ये बीच में जैसे ही ये राजा बनता है, मोज़ादेक को जेल बुला दिया जाता है, यानी कि बंद कर दिया जाता है। इस सपोर्ट के बीच में अब आ जाता है सपोर्ट का सेक्शन। जैसे ही सपोर्ट होती है बहुत भारी मात्रा में, यहां पर वेस्टर्न कल्चर को जो अप्लाई करना शुरू कर दिया जाता है। अब वेस्टर्न कल्चर को अप्लाई करने के लिए सबसे पहली चीज ध्यान दीजिएगा, प्योर इस्लामिक कंट्री है, प्योर इस्लामिक कंट्री। वहां पर आप एजुकेशन दे रहे हैं, महिलाओं को ड्रेसिंग सेंस के लिए परमिशन दे रहे हैं, व्यापार बढ़ा रहे हैं, रोजगार बढ़ा रहे हैं, उन चीजों में आगे बढ़ रहे हैं जो बेसिकली इस्लाम के शरिया नियमों के खिलाफ थी। धीरे धीरे क्या हुआ, यहां पर इनकी एक तरीके से डिमांड बढ़ने लगी। ईरान जो था पसंद किया जाने लगा, लेकिन उसके अपोज में बहुत सारी इस्लामिस्ट जो पावर थी वो खड़ी होने लग गई। इस बीच के अंदर शाह को रीइंस्टॉल किया गया, इनके बेटे को लाया गया। बेटे को लाने के बाद में काफी ज्यादा यूएस ने मदद करी, जैसे कि 68 मिलियन इमरजेंसी एड दिया, 1.2 बिलियन की वैसे सपोर्ट करी कि भाई आना चाहिए, ताकत होनी चाहिए। इस बीच में इन्होंने जितने भी अलग तरीके से प्रोटेस्ट उठे ईरान के अंदर, इन्होंने उनको ब्रूटली दबाना शुरू कर दिया, ब्रूटली दबाया। और शाह ने इस तरीके से उनको ब्रूटली दबाया कि ताकि कोई आगे ना उठ पाए। अमेरिका की
सपोर्ट होती थी। CIA जो होता था अपना इतना तगड़ा होल्ड बनाए हुए था, यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत तगड़ी होल्ड में थी कि यहां पर किसी भी तरीके से जो इनका जो शाह था, लेटेस्ट यानी नया शाह था, उसको कोई समस्या नहीं हो रही थी। इन्हीं की सपोर्ट से पहली बार 1957 के अंदर, 1956 के बाद 757 के अंदर यहां पर अमेरिका की सपोर्ट से, देख सकते हैं दोस्तों ये ऑथेंटिक डेटा है, यूएस ने सपोर्ट किया 1957 को। इतने अच्छे रिलेशन बन गए कि इनको सपोर्ट किया गया। सपोर्ट करने के बाद क्या किया गया, यहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किए गए। हालांकि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो था एक तरीके की टेक्निक, मशीनरी, सब कुछ जो थी, यूरेनियम जो भी रिक्वायर्ड था, एनरिच्ड यूरेनियम, वो सब कुछ यहां पे लाया गया ताकि यहां पर न्यूक्लियर सपोर्ट बने। जैसे जैसे यहां पे न्यूक्लियर सपोर्ट की बात आई, काफी ज्यादा इसकी डिमांड होने लगी, शाह को पसंद किया जाने लगा ईरान के अंदर काफी ज्यादा। ये शाह जो था 1979 तक सबसे ज्यादा पसंदीदा शाह था आधी जनता के लिए। इस बीच के अंदर यहां पर ये जो धर्म गुरु है इसको यहां से भगा दिया गया था। किसी भी प्रकार का विद्रोह करने की उम्मीद थी इनके द्वारा, रेवोल्यूशन लाने की उम्मीद थी, तो CIA के द्वारा भरोसा दिलाया गया कि अयातुल्लाह रूहुल्लाह जो खुमैनी है, इनमें इतना दम नहीं है, अभी ये कोई भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन क्या होता है, बीच में तख्ता पलट की बात नहीं होती, लेकिन इस्लाम के अंदर बहुत ज्यादा शोर होने लग जाता है, शाह का विरोध होने लग जाता है। शाह यहां से जैसे ही ये खोमेनी जी जहां पर आते हैं, खोमेनी आता है, आते के साथ ही शाह भाग जाता है। अब आता है रोल शाह के अंत का। शाह बीमारी से जूझ रहा था, वहां पे जाके मर जाता है। शाह अमेरिका जाता है, छुप जाता है, मर जाता है। वहां की CIA एजेंसी जो है पूरी तरह दबाव बनाने के साथ साथ जो ये आपके नए धर्मगुरु थे इनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश कर रही थी खोमेनी के साथ, कि किसी भी प्रकार से शाह तो चला गया, जो भी लेटेस्ट ताज पहनेगा हम उसके साथ अच्छे संबंध बनाएंगे। जैसे ही ये आया, इस्लामिक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, पूरी तरीके से बदलाव की डिमांड हुई, सभी प्रकार के वेस्टर्न कल्चर्स को बंद किया गया, एजुकेशन को बंद किया गया। एजुकेशन के बाद जो भी शाह के द्वारा जो विजन था परमाणु बम बनाने का, उसे बंद कर दिया गया, क्योंकि इस समय में इन्हें सिर्फ एक चीज नजर आ रही थी, इस्लामिक वर्ल्ड होना चाहिए, इस्लाम का बढ़ावा होना चाहिए। बहुत तेजी से शोर मचने लगा, एम्बेसी से ये बेसिकली ये भाग गया। भागने के बाद शाह मर गया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, पहली बार रिलेशन कब खराब होते हैं अमेरिका के साथ में ईरान के। अमेरिका के साथ ईरान के पहली बार रिलेशन खराब होते हैं 1971 से 81 के बीच में। यहां के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बार बार यहां की जो एम्बेसी थी, अमेरिकन एम्बेसी थी, अमेरिकन एम्बेसी के अंदर जाकर शाह की डिमांड करते हैं कि शाह को वापस भेजा जाए, हम उसको मारना चाहते हैं। लेकिन क्या था कि शाह को भेजते कहां से, वो तो कैंसर पीड़ित था और वहां पे वो मर गया। और हालांकि इन्होंने सपोर्ट किया भी नहीं, अमेरिकन गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया। यहां के विद्यार्थियों ने क्या किया, 52 लोगों को कैदी बना लिया। कहां के, जो एम्बेसी के थे, एम्बेसी के 52 लोगों को कैदी बनाया भाइयों, और 444 दिन तक कैद में रखा। इसके बाद बकायदा अमेरिकन गवर्नमेंट को एक ऑपरेशन चलाना पड़ा, और ऑपरेशन चलाने के दौरान इनकी एक तरीके से आजादी प्राप्त करी। यहां से पहली बार, अब इस ग्राउंड को समझना है, यहां से पहली बार अमेरिका के रिलेशन खराब होते हैं। अमेरिका के रिलेशन खराब होते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ईरान के लिए। ईरान और इराक का युद्ध होता है, इराक का युद्ध होता है। अमेरिका क्या करता है, इराक से अच्छे संबंध ना होने के बावजूद इराक को सपोर्ट करता है कि ईरान में जितना हो सके नुकसान पहुंचाया जाए। युद्ध के दौरान क्या होता है कि यह पता तो चल जाता है ईरान को कि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, इधर से ईरान को कोई ढंग से सपोर्ट मिलता नहीं है, बुरे हालात से गुजर रहा होता है, लेकिन लड़ाई जबरदस्त चलती है। लड़ाई जबरदस्त चलती है, इराक के द्वारा ईरान पर काफी नुकसान पहुंचाया जाता है। सद्दाम हुसैन उस समय में इराक के जो होते हैं एक डिक्टेटर होते हैं। काफी लड़ाई होती है, दोनों के विरोध में शिया सुन्नी का सेक्शन चल रहा होता है और एक दूसरे पर हावी होने का प्रयास होता है। दूसरा हिडन रीजन यह भी था कि ईरान जो था, इराक जो है एक लैंडलॉक कंट्री की तरह है, उसके बाद ज्यादा एक्सेस नहीं है समुद्र के अंदर, लेकिन ऑयल है, ऑयल को बेचेगा कैसे, उसके लिए अलग अलग देशों से मदद मांगनी पड़ेगी, क्यों ना अपना हो, इसलिए युद्ध छिड़ा। लेकिन काफी नुकसान हुआ और भरकर इराक की मदद करी अमेरिका ने। अब यहां पे रिलेशन को आप बता सकते हैं कि इराक को किस तरीके से सपोर्ट मिला। अब पॉइंट आ जाता है, अमेरिका और इराक के रिलेशन खराब है, ईरान के रिलेशन खराब है।
अमेरिका और ईरान के रिलेशन खराब होने के बाद अब 1950 के बाद जो इन्होंने यहां पर अलग अलग भविष्य के प्रोग्राम्स को देखने के बाद मदद की थी कि भाई हम आपको बिजली बनाने में मदद करेंगे तो न्यूक्लियर पावर की सपोर्ट देंगे, न्यूक्लियर पावर की सपोर्ट आपको मजबूत कंट्री बनाने में देंगे, लेकिन कब तक? जब तक आप हमारे अनुसार चलते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए 1950 में प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, लेकिन इसका स्पीड बहुत ज्यादा स्लो था, इतना ज्यादा स्लो था कि आगे इसके बढ़ते हुए कोई नजर अंदाजे नहीं आ रहे थे। यूनाइटेड स्टेट्स ने तेहरान के अंदर न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर बनाया था, जहां पे लिमिट जो थी वो बहुत कम थी, लिमिट बहुत कम थी, और जो एनरिच यूरेनियम था इनके पास नहीं था। धीरे 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 1967 तक ये सारा सेटअप हो चुका था, और 1970s के बाद ही तो ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ। 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन शुरू हुआ। तो इस बीच में इन्होंने पूरा का पूरा यहां पे सेटअप तैयार कर दिया था। पूरी की पूरी जो थी एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान जो थी वो शुरू कर दी थी। एटॉमिक एनर्जी ऑफ ईरान जो शुरू हुआ तो तेजी से प्रोग्रेस हुआ। इस बीच में वहां से सप्लायर्स की जानकारी अमेरिका के थ्रू हुई, सप्लायर्स के बाद इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, क्योंकि हम ईरान के अंदर उस समय में कोई परिस्थिति नहीं थी। तो रेवोल्यूशन जब हुआ उससे पहले पूरी तरीके का सपोर्ट जो था वो सपोर्ट दिया जा रहा था अमेरिका के द्वारा। अब रेवोल्यूशन जैसे ही शुरू होता है, रेवोल्यूशन शुरू होता है, आयतुल्लाह रुहुल्लाह खोमेनी जो आता है, इसके आने के बाद सारे के सारे जो उनके प्रोग्राम थे उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड करने के दौरान, क्योंकि भाई इस बीच में अलग से अपनी जो आर्मी थी उसको बिल्ड करना था, आर्मी जो बिल्ड करी वो अलग बात हो गई। आर्मी के अलावा ईरान ने इराक के साथ युद्ध लड़ा, काफी लंबे अरसे तक चला। इस बीच में इन पे सैंक्शंस लग गए, सैंक्शंस लंबे समय तक चले। इसके बाद में सैंक्शंस लगे तो यहां पे भूखमरी और बेसिकली बहुत सारी समस्याएं हुई। इसी बीच में यूएस के सपोर्टिव नेशन के अंदर सऊदी अरेबिया के साथ बहुत बुरे संबंध हो गए। बुरे संबंध होने के बाद आतंकवाद को इन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं जब ईरान में रेवोल्यूशन शुरू हो रहा था तो इजराइल को लेकर बहुत भड़काऊ भाषण दिए गए, इजराइल को खत्म करने तक की बात की गई, इजराइल के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां शुरू हो गई। तो इजराइल की जो मोसादेक, जो बेसिकली इनकी जो एक मोसाक नाम की जो बहुत तरीके से जासूस की एजेंसी है, ये पूरी तरीके से नजर रखने लगी। अब नजर रखने लगी तो नजर जो थी अलग अलग देशों की नजर थी, क्योंकि ईरान पर कोई भरोसा नहीं कर रहा था। और वॉर जो हुई इराक के साथ, इसका बहुत ज्यादा कर्जा, बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था। अब इन्हें समझ में आ गया कि भाई किसी भी तरीके से न्यूक्लियर वेपन को प्राप्त करना है। अब न्यूक्लियर वेपन को प्राप्त करे तो करे कैसे? ऑलरेडी इन पर बहुत सारे सैंक्शंस थे, और सैंक्शंस के बाद गरीबी, भुखमरी, कोई अनएम्प्लॉयमेंट छा रहा था, तेल बेच नहीं सकते थे, बैंकों पर अलग अलग प्रकार के रोक रुकावट हो गई। तो अब इनको बेसिकली वो कंट्री ढूंढना था जो किसी भी तरीके से अमेरिका के अगेंस्ट थे, अमेरिका के अगेंस्ट थे, या खुद सुपर पावर बनना चाहते थे, या खुद आगे बढ़ना चाहते थे। इस बीच के अंदर एग्रीमेंट पाकिस्तान, चाइना, रशिया, इन सब से अलग अलग तरीके से चोरी छिपे काफी सारे सैंक्शंस होने के बाद भी आपस में संबंध बनाए गए, आपस में रिलेशन बनाए गए कि आप आइए हमारी सपोर्ट कीजिए, हमारे न्यूक्लियर वेपन्स के लिए यूरेनियम दीजिए, यूरेनियम के बाद जो जो आवश्यकताएं हैं उनमें हमारी मदद कीजिए। जनवरी के अंदर जो था रशिया खुलकर अनाउंस करता है, क्योंकि भाई सेकंड जो कोल्ड वॉर था उसमें डायरेक्ट दुश्मनी जो थी रशिया के साथ थी, यूएस की, तो सपोर्ट करना तो बनता है। उन्होंने कहा कि भाई जो तुम्हारा जो प्लांट बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो सस्पेंड हो चुका है, कंस्ट्रक्शन से बंद है, हम उसमें मदद करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर्स देंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बाद ट्रेनिंग देंगे, एजुकेशन देंगे, हर प्रकार से मदद करेंगे। इस बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आई कि यूएस की इंटेलिजेंस जो थी वो बार बार किसी ना किसी तरीके से सैंक्शन लगाती थी, सस्पेक्शन देखती थी कि कहां से मदद हो रही है, और मदद होने के बाद डायरेक्टली उस कंट्री को भी खास तौर पर रोक दिया जाता था कि यदि आप इसकी सहायता करोगे तो हम आपकी भी ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे और आपकी बैंकिंग फैसिलिटी जो हो जाएगी पूरी बंद हो जाएगी, क्योंकि सैंक्शंस जो हैं लगाए जाएंगे। अब पॉइंट आता है कि बार बार सैंक्शंस अमेरिका ही क्यों लगाता है? इसका बहुत सिंपल सा रीजन है। अमेरिका जो सैंक्शंस लगाता है उसके पास व्यापार के बहुत सारे रास्ते हैं ताकि वो अलग अलग तरीकों से काम कर सकें। रिच कंट्री है, पावरफुल कंट्री है, तो बाकी देशों को उसे सपोर्ट करना पड़ेगा। छोटे देश अगर सैंक्शन लगाते भी हैं तो उनके पास में कोई रास्ता है ही नहीं व्यापार के अलावा,
तो ऐसी परिस्थिति में अमेरिका की सबको बात माननी पड़ती है। इस बीच में अलग अलग देशों से सैंक्शंस की बातें हुई तो सबने पहले साइन जो किए हुए थे, जैसे 1992 में रशिया के साथ ईरान ने साइन किए कि भाई एक दूसरे की सहायता करेंगे। बिल क्लिंटन ने अपनी बात एक्सप्रेस करी रशियन प्रेसिडेंट को, बोरिस येल्त्सिन को, उसने भी फिर क्या किया, बैन लगाने के बाद में पीछे हट गए। बैन जैसे ही लगता गया सारे देश पीछे हटते चले गए और इस प्रकार से जो इनके पावर प्लांट थे वो धीरे धीरे थोड़ा बहुत सामान मिलने के बाद धीरे धीरे तैयारी चलती रही और उसको बंद नहीं किया गया। बंद करने की जगह अनडिक्लेयर्ड हुआ। इस बीच में लगभग 80 से 90 बार 1970 से लेकर 70 यानी कि 1980 कहते हैं, सॉरी 1980 से लेकर सन 2000 तक बहुत बार इनकी बातचीत हुई, बहुत बार बातचीत हुई, जिसमें इन बार बार जो अमेरिका के और उसके सपोर्टिंग अलाइज कंट्रीज थे, उनका एक ही मकसद था। मकसद क्या था कि आप अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को बंद कर दीजिए। अगर इसका काम आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए करते हैं, वाटर प्रोडक्शन के लिए करते हैं, अलग अलग चीजों को पॉजिटिव मैनर में ही उस पावर का यूज करना है तो हम मदद करेंगे। और उस पावर के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 3% के प्योर यूरेनियम की आवश्यकता, इससे ज्यादा नहीं है। जबकि 90% से ज्यादा प्योर यूरेनियम चाहिए होगा आपको, अलग अलग सामान चाहिए होगा बम बनाने के लिए। तो आप इतने के लिए तो राजी हो जाएंगे, हम इसके लिए राजी नहीं होंगे, यानी 90% की प्योर कोर नहीं देंगे। अब फिर आता है पॉइंट क्या कि धीरे धीरे ईरान जो था समझने लग गया था कि खुद को उठाना है तो किसी ना किसी प्रकार से अपनी न्यूक्लियर बम को बनाना ही पड़ेगा। इस बीच में 2000 आ जाता है। सन 2000 तक कोई फायदा नहीं होता, थोड़ी बहुत रियायत मिलती है फिर बंद हो जाती है, फिर थोड़ी सी रियायत मिलती है फिर बंद हो जाती है। तो सन 2000 के अंदर ईरानियन अपोजिशन जो ग्रुप होते हैं वो रिवील करते हैं कि ईरान जो है डेवलप कर रहा है यूरेनियम, ईरान जो है डेवलप कर रहा है न्यूक्लियर बम बनाने का एनरिचमेंट प्लान। जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं वो जाकर शोर मचाती हैं, यूएस को पता चल जाता है। यूएस को पता चलते के साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूरोपियन कंट्रीज सब मिलकर पूरी तरीके से लॉक कर देते हैं, इसको पूरी तरीके से इसके ऊपर लॉक कर देते हैं, बैन कर देते हैं और किसी भी प्रकार की कंडीशन को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। अब तक बात थी कि आप नहीं बनाएंगे, लेकिन यूरेनियम या न्यूक्लियर पावर प्लांट बनना शुरू हो चुका था, तैयारी शुरू हो चुकी थी। और जब तक सन 2000 की बात आई तो यह भी शोर होने लगा कि 8 से 10% तक का तैयारी हो चुका है। अब ज्यादा कुछ पेंडिंग नहीं है, ज्यादा कुछ पेंडिंग नहीं है। अब आ जाता है टाइम सैंक्शंस के बाद में P5+1 कंट्री। P5 कंट्रीज कौन थे? P5 कंट्रीज थे, सबसे पहला P5 कंट्री में आएगा यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स के बाद दूसरा आएगा यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम के बाद तीसरा आएगा फ्रांस, चौथा रशिया, रशिया के बाद पांचवा आया चाइना, पांचवा आया चाइना, और एक वन जो कंट्री है ये आया जर्मनी। अब इन सभी कंट्रीज के साथ मीटिंग होती है, मीटिंग के दौरान बातचीत होती है। इसके अंदर जो इनकी अलग अलग जो एजेंसीज थी इनके बारे में पता करती रहती थी। ईरान पर पूरी सर्विलांस थी। ईरान पर सर्विलांस होने की वजह से क्या होता था, बार बार सैंक्शंस को बढ़ा दिया जाता था। सैंक्शंस इस बार खाली ईरान पर नहीं, ईरान के बैंकिंग सिस्टम पर भी लगने लगे, बैंकिंग सिस्टम पर लगने लगे ताकि आप किसी से पेमेंट लेंगे या पेमेंट देंगे तो साइड सी बात है अमेरिका को पता चल जाएगा कहां से किन के साथ कनेक्शन है। जैसे ईरान ने टर्की से मदद मांगी, ब्राजील से मदद मांगने की कोशिश करी या अलग अलग कंट्री से मदद मांगी, उस बीच में अटेंड नहीं हो पाया, सपोर्ट नहीं मिल पाई, सपोर्ट नहीं मिल पाई। इस बीच में अमेरिका के सैंक्शंस से सभी डर रहे थे, कोई कंट्री नहीं चाहता था कि डायरेक्ट यूएस कंट्री से डायरेक्ट कोई दुश्मनी मोल ली जाए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी ईरान के अंदर। अब ईरान को न्यूक्लियर पावर के अलावा अब दो चीजों की आवश्यकता थी। पहला कि भाई इकोनॉमी ग्रो करना सबसे ज्यादा जरूरी है, सरकार बेशक गिर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हालात देश के खराब थे। दूसरी चीज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए थी पीसफुल पर्पस के लिए, जो कि वो हमेशा से झूठ बोलता रहा और अपनी फाइनेंसेस को इंप्रूव कराने की कोशिश करता रहा। 20 कंट्रीज ने सैंक्शंस लगाए जब उसके अपोजिशन से आया, जिसमें से चाइना, टर्की, कोरिया, जापान, श्रीलंका, अफ्रीका, ताइवान, इन सभी से इनके संबंध बिगड़ गए। हालांकि इस बीच के अंदर अमेरिका
ईरान से भारत ने भी भारी मात्रा में तेल लिया। ईरान भारत के काफी अच्छे संबंधों के अंदर है और तेल जो है प्राप्ति भारत को सस्ते दामों पर होती है। जब ईरान पर सैंक्शन लगते हैं तो तेल महंगे दामों पर प्राप्त करना पड़ता है, जो कि भारत की जेब पर भारी पड़ता है। इस बीच में अलग अलग तरीके से जब ईरानियन इंपोर्ट्स जब शुरू हुआ तो उस पर बैंक्स की फ्रीज होने लगी, रुकावट होने लगी कि आप नहीं बेच सकते। ईरान को सबक सिखाने के लिए और ज्यादा मुख से टाइट होने लगे। मुद्दा आया 2013 से 16 के बीच में। 2013 से 16 के बीच में और क्लोजर टाइज हुई, फिर सुधार आने लगे। बराक ओबामा साहब आए, बराक ओबामा साहब से बात हुई। बराक ओबामा साहब ने कहा कि भाई ओवर जो सैंक्शंस है वो गलत है, आपकी जो डील है वो तभी सैंक्शन हो पाएगी जब आप हमारी बातें मानेंगे। आप लिमिटेड तौर पर, आप लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए क्या कीजिए, लिमिटेड पावर यूज कीजिए। आप इतना ज्यादा लेवल का यूरेनियम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे और आपके देश पर बाकायदा पूरी चेकिंग होती रहेगी। अगर आप ये मानते हैं तो हम आप पे सैंक्शंस कम करेंगे। अब बराक ओबामा की बात मान ली गई, लेकिन ये सेंसिटिविटी जो थी न्यूक्लियर एक्टिविटीज को अलाउ नहीं कर रही थी। लेकिन फिर भी एक इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स का गठन हुआ जो यहां पर चेक करते रहे। इस बीच के अंदर अब आ जाता है 2015 का नंबर। 2015 के दौरान यह क्लियर पता चल जाता है कि अमेरिका के बैन्स की थोड़ी सी छूट के बाद में ईरान में मिसाइल्स बनने लग गई हैं। बता देता हूं, पहली मिसाइल्स 21 नवंबर 2015 को चेक की गई, 1500 से 2000 किलोमीटर तक की रेंज की। भाई 1500 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक की रेंज की पहली तैयार की गई। दूसरी जो मिसाइल थी 9 मार्च को 2016 को बनाई गई, चेक की गई। 2017 में मिसाइल बनाई गई, 2017 23 सितंबर को बनाई गई, 29 जनवरी को बनाई गई। तो इस प्रकार से ईरान में भारी मात्रा में मिसाइल्स को तैयार किया जाने लगा। इस बीच में यहां पर जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो था उसके ऊपर काम होने लगा। जो इनके न्यूक्लियर वेपन्स थे वो और तेजी से बनने लगे, जबकि सरकार जो थी नजर रखे हुए थी कि लिमिट में काम करना है, लेकिन फिर भी वो तेजी से काम करने लगी। इस बीच में एनरिचमेंट, जो इनका नटान्ज नाम का जो एनरिचमेंट फैसिलिटी थी वो 19,000 से 5,060 तक की कर दी गई। भाई आप इतनी लिमिट तक इसे यूज करेंगे 15 साल के लिए, लेकिन 90 दिनों के लिए आप इसे अलाउ करेंगे। फिर अगले दिन में हम फिर चेक करेंगे, अगर बातें पूरी हुई तो हम आगे से बढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ाएंगे। इंस्पेक्टर्स को लागू किया गया, धीरे धीरे डील चलती रही, लेकिन तैयारी जो थी उस पे ईरान की जो थी काफी ज्यादा तगड़ी नजरें थी और उस बात को पूरा किया जाता जा रहा था काफी तेजी से। अब आ जाता है पॉइंट यहां पे कि धीरे धीरे जब इस डील का सैंक्शन होने का, कंप्लीट होने का नंबर आया 2016 के बाद से, जैसे डील होने का नंबर आया तब इन्होंने पुरानी सारी डील्स को ठुकराना शुरू कर दिया। पुरानी डील्स को ठुकराने के बाद चाइना, रशिया, पाकिस्तान और जो ऐसे कंट्रीज थे वो ईरान की खुलकर मदद कर रहे थे। तो ईरान ने भी अपनी मिसाइल्स और तेजी से बनानी शुरू कर दी। ईरान का जो टोटल दूरी था इजराइल से, जो मेन मुद्दा झगड़े का था, क्योंकि इजराइल जो था हर बार किसी ना किसी प्रकार से जहां पर सैंक्शन खुलने का नंबर आता था वहां पर अपनी मोज़ाक के द्वारा प्राप्त की गई जानकारियां जो था उठाकर प्रोवाइड कर देता था और उस पर सैंक्शन और तेजी से लग जाते थे। तो 90 दिन की जो डील थी कि 90 दिन में चेकिंग होगी, उस डील पर भी और देखने का नंबर आया कि भाई अब इन पे सैंक्शन लगेंगे। इस बीच में इन्होंने क्लियर देख लिया कि भाई कोई फायदा नहीं हो रहा है। अब इनमें इस दौरान तक यह माना जा रहा है कि ईरान ने लगभग 80 से 90% तक का अपना जो न्यूक्लियर जो बम था तैयार कर लिया था। डोनाल्ड ट्रंप साहब आते हैं तो क्योंकि ब्लैक वाली जो उनके दिमाग में जो भेदभाव वाली पॉलिसी थी, दूसरा बिजनेस माइंडेड पर्सन है कि भाई नहीं मैं सही हूं, तो आते ही बराक ओबामा साहब के द्वारा पास की गई सारी की सारी पॉलिसीज को कैंसिल कर देते हैं। अब कैंसिल कर देते हैं तो रशिया इस बीच में जो होता है मदद करने की तैयारी में आ जाता है। 2017-18 के अंदर रशिया ने भारी मात्रा में मदद करी। इसके बीच में इन्होंने और अच्छे से क्लियरिफाई कर दिया कि हम अपने प्लान्स को बना रहे हैं और तैयार कर रहे हैं। इन्होंने खुलकर घोषणा कर दी कि भाई ठीक है। बहुत सारे मिनिस्टर थे जो इस बात को एक्सेप्ट करने लग गए थे। बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल तैयार हो चुकी थी। अब इस बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी। ईरान के बढ़ते हुए रिलेशन जो थे खराब होने लग गए थे। इसी बीच में जो ईरान के ने जो अपनी आर्मी बना रखी थी, बेसिकली आर्मी कौन सी थी, एक आर्मी बना रखी थी जो किसी भी प्रकार से इनको डिफेंड कर रही थी। उस आर्मी के टेररिस्ट
टेररिस्ट और टेररिज्म को बढ़ाने के काफी सारे सपोर्ट मिल रहे थे। 2019 के अंदर भी एक अटैक कर दिया गया। कैसा पाया गया कि भाई इनका जो बेसिकली क्या था, इनका अमेरिका का जो सर्विलांस का जो बेसिकली वो होता है ड्रोन होता है, वो यूएस मिलिट्री का ड्रोन जो था स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के पास घूमता हुआ नजर आया। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के पास घूमता हुआ नजर आया तो ईरान ने क्या किया, अटैक कर दिया। जैसे ही अटैक किया संबंध और खराब हो गए भाई, और खराब हो गए, धीरे धीरे संबंध खराब होते गए। संबंध खराब होने लगे। 2019 में कासिम सुलेमानी जो इनका बेसिकली मिलिट्री कमांडर था, चीफ था, इस पर वैसे भी बहुत सारे इन पे इल्जाम थे, इनको भी मरवा दिया गया। किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा, और संबंधों में कटुता आने लगी। इस बीच में ईरान जो था इजराइल और अमेरिका का विरोध कर रहा था और हर उस कंट्री की सपोर्ट कर रहा था जो अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे थे, अमेरिका के खिलाफ थे। वहां पर आतंकवाद को बढ़ाना, इस्लामिस्ट कंट्रीज की सपोर्ट करना और अपने आप को यूनाइटेड करने की कोशिश करना। अब आ जाती है न्यूज यहां पे कि ईरान के अंदर कुछ समय पहले यहां पर, वैसे ईरान अब खुलकर बोल रहा था कि हमने तैयारी कर ली है लेकिन अभी टेस्टिंग नहीं करी है, तैयारी कर ली है, टेस्टिंग नहीं करी है। इस बीच के अंदर न्यूक्लियर पावर को हमने प्रिपेयर कर लिया है, टेस्टिंग नहीं करी है। जब सैंक्शंस की बारी आती है तो कहता है कि हमारे पास कोई न्यूक्लियर बम नहीं है। हालांकि इस न्यूक्लियर बम को ना बनाने के लिए बहुत सारी ट्रीटीज हैं, जैसे नॉन प्रोलिफरेशन की ट्रीटी है, सीटीबीटी की ट्रीटी है, लेकिन इन बातों को साइड करते हुए, सर एक तरीके से अलग करते हुए इन्होंने एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन होता है कहां पर, मिलिट्री बेस के अंदर, मिलिट्री बेस तेहरान के अंदर। और ये इन्होंने कहा कि यहां पर जो फ्लैशलाइट आई है मिलिट्री बेस के अंदर, ये आग लग गई गलती से या किसी चीज से, असलियत के अंदर यहां पर हमारे पास कोई न्यूक्लियर बम नहीं है। अब मुद्दा यहां पर आ जाता है, एक पॉइंट यहां पर आता है कि ये कहते हैं न्यूक्लियर विस्फोट का टेस्टिंग नहीं किया। इस बीच के अंदर यहां पर अब ये न्यूज आ जाती है, न्यूज आती है यहां पर। इस न्यूज को आप चेक कर सकते हैं, 3 जुलाई का न्यूज है। क्या कहता है, इजराइल का साइबर अटैक था ईरान की न्यूक्लियर साइट पर, फायर किया, F-35S से हिट होती है मिसाइल बेस पर। अब जैसे ही ये पॉइंट समझ में आता है, आपको ये क्लियर हो जाएगी न्यूज कि कहीं ना कहीं मजाक के द्वारा ये पता लगा दिया गया है कि ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया है। ईरान का न्यूक्लियर बम बनते के साथ ही इजराइल के ऊपर खतरा मंडराने लगा। खतरा क्यों मंडरा रहा था, क्योंकि ईरानियन रेवोल्यूशन जब चला तो बुरी तरीके से इजराइल का विद्रोह किया गया। इजराइल की तगड़ी सपोर्ट है अमेरिका, तो इन दोनों ने मिलकर यहां पर बात करी। अब इस चीज को लेकर बहुत लंबी चौड़ी न्यूज आई, जिसके अंदर यहां पर क्लियर इस लाइन में पढ़ सकते हैं कि इजराइल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर 2 ब्लास्ट इन ईरानियन फैसिलिटी। एक तरफ ये कहते हैं कि हम कोई तैयारी नहीं कर रहे, दूसरी तरफ इन्हीं की न्यूज कहती है कि इजराइल ने विस्फोट कराया, जिस वजह से यहां पे जो यूरेनियम एनरिचमेंट सेक्शन था उसमें आग लग गई। और ये न्यूज अलग अलग न्यूज़पेपर्स के अंदर अलग अलग तरीके से। ऐसे ही इनका एक माउथपीस है अल जजीरा, वहां पर भी सीनियर सोर्सेज या सीनियर पर्सन के सोर्सेज हैं, वो इजराइल पर ब्लेम लगाने लगे। ब्लेम लगाने के बाद में अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है अप्रोक्सीमेटली अगले 2 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा, अगले 2 महीने में तैयार हो जाएगा। तो ऐसी न्यूज जब सामने आती है तो एक बात क्लियर हो जाती है। क्लियर क्या होती है कि भाई ईरान जो है बहुत लंबे अरसे से न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी में था, जो लगभग एक्सपेक्टेड है कि बन चुका है, बस उसकी घोषणा करनी बाकी है। इजराइल इस बात से डरते हुए अटैक कर रहा है कि भाई कहीं ना कहीं ये तैयार होते ही युद्ध बढ़ेगा, कम नहीं होगा। युद्ध बढ़ेगा तो अब इस बात को समझ लीजिएगा कि युद्ध बढ़ा तो ईरान की सपोर्ट में रशिया, चाइना और ऐसे कंट्रीज आएंगे ही आएंगे। दूसरी तरफ यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी ये इकट्ठे हो जाएंगे, तो युद्ध बढ़ने के बहुत ज्यादा आसार हैं। अब आता है मुद्दा कि इस प्रकार के सैंक्शंस जो ईरान पर लग रहे हैं उससे भारत को क्या नुकसान है। सबसे पहला नुकसान तो भारत को यह है कि भाई भारत को सबसे भारी मात्रा में तेल प्राप्त करने के लिए जो है ईरान से अच्छी डील कोई भी नहीं दे पाता था, कोई भी ईरान से अच्छी डील नहीं दे पाता था। अभी कुछ समय पहले ईरान से भारत ने तेल खरीदा था और उसकी पेमेंट करने का नंबर आया तो बकायदा प्रॉपर तरीके से अमेरिका ने इसका विरोध किया और अमेरिका के विरोध के बाद में यहां पर रोक लगा दी गई। अब रोक लगा दी गई तो यहां पर ईरान के रोक लगने के बाद भारत को अब तेल महंगा खरीदना पड़ेगा दूसरे देशों से। इसके अलावा भारत का और कोई सैंक्शन नहीं, और कोई रास्ता नहीं है ईरान के साथ में। दूसरा मुद्दा यहां पर आता है कि अब क्या अमेरिका डायरेक्ट लड़ाई में उतरेगा, तो इस बात के भी आसार बहुत कम है, क्योंकि अमेरिका पर ऑलरेडी 5.9 ट्रिलियन का कर्जा है।
5.9 ट्रिलियन का कर्जा है। चाहे वो लड़ाई वियतनाम में हुई हो, कोरिया में हुई हो, कोरिया के अलावा अलग अलग सेक्शंस में हुई हो, यूएस की सीधी डायरेक्ट लड़ाई ये अफगान वॉर के अंदर हुई हो, अफगान के अलावा और अलग अलग आतंकवादियों को भगाने के लिए अलग अलग लड़ाइयां लड़ी गई हो, तो अमेरिका भी 1950 से लगभग लड़ाई में व्यस्त रहा है। इसकी जो जनता है इस समय लड़ना नहीं चाहती। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अभी 2020 के अंदर ही अभी इलेक्शन होने वाले हैं भाई। इलेक्शन जैसे ही होने वाले हैं और पूरी उम्मीद है कि ट्रंप साहब इलेक्शन जीतने वाले नहीं हैं। ट्रंप साहब इलेक्शन जीतने वाले नहीं हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर वॉर करना या और अमेरिका को घाटे में ले जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इस वजह से अभी अमेरिका डायरेक्ट लड़ाई में नहीं कूदेगा। तो अब फाइनल एक स्टेटमेंट आता है। फाइनल स्टेटमेंट क्या आता है? फाइनल स्टेटमेंट यहां पर यह आता है कि इजराइल और ईरान की लड़ाई क्या इस मुद्दे पर आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, इस चीज से संबंधित इसके आफ्टर मैथ इफेक्ट्स क्या होंगे, जैसे ही कोई न्यूज आएगी हम उससे रिलेटेड आपको पूरी जानकारी देंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।